चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झा सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का बचा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। बचा हुआ प्रश्न ये हमने 58 तक कर लिया है। अब 58 के बाद हम क्या करने वाले हैं, 59 से लेके 70 तक हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और ये लेवल 2 का आखिरी, लेवल 2 जो है ये लेवल 2 का लास्ट सेट है। इसके बाद जो 17 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा वो लेवल 3 में आ जाएगा। उसका लेवल थोड़ा सा हाई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो हमसे पूछा है कि 1/a प्लस बी बी प्लस सी प्लस 1/a प्लस सी इंटू बी प्लस ए प्लस 1/c प्लस ए इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। देखिए, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दे दे, अगर नीचे वाला संख्या अल्टरनेट रहे ए बी बी सी, ए सी बी ए, सी ए प्लस ए बी, इस तरह का है, यानी कि ये तीनों में सारा कॉम्बिनेशन ए प्लस बी प्लस सी में रहे, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो इन सारा इक्वेशन का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस सारा इक्वेशन का मान 0 आ जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा कैसे, तो आइए इसको देख लेते हैं। अब देखिए, प्लस है, ये प्लस में है, इसका मतलब है इन सभी का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस ए या ए प्लस बी में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए। देखिए, ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, ए प्लस सी लिखें या सी प्लस ए लिखें, ठीक है, बी प्लस सी लिखें या सी प्लस बी लिखें, कोई अंतर नहीं है, बात वही है, सिर्फ इधर उधर का है, ठीक है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो चलिए, अगर ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए हमारा एलसीएम हो गया, तो ए प्लस बी बी प्लस सी में भाग देंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, क्या बचेगा, सी प्लस ए बचेगा, तो सी प्लस ए ऊपर बच जाएगा। फिर ए प्लस सी बी प्लस ए में भाग देंगे, यानी ए प्लस बी और सी प्लस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बी प्लस सी बचेगा, ये बच गया बी प्लस सी। अब ये वाला संख्या से इसमें भाग देंगे तो ए बी और सी ए बी और सी ए कट जाएगा, ए प्लस सी कट गया और ए प्लस बी कट गया, तो क्या बच गया, बी प्लस सी बच गया। अब ऊपर क्या बचा, देखिए, एक 2 सी 2 ए 2 बी, 2 2a 2b प्लस 2c बचा ऊपर। नीचे क्या बचा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब ये जो 2 बचा है, 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बटा ये a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है, 0 दिया है, तो 2 गुना ऊपर वाला संख्या 0 से नीचे a प्लस बी बी प्लस सी या सी प्लस ए कर दें। जब ऊपर वाली संख्या ही 0 हो गई तो पूरा संख्या का मान क्या हो जाएगा, तो पूरा संख्या का मान 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1/, कॉट बी माइनस कॉट ए क्या होगा। देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1/, कॉट बी माइनस कॉट ए। ये डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह टेन का भी होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप कमेंट कीजिए और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या होता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा है, पेड़ की पात से 5√3 मीटर की दूरी पर वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो वृक्ष की लंबाई क्या होगी, यानी वृक्ष की लंबाई हमसे पूछा है। ठीक है, मान लिया कि वृक्ष का कोण से कितना 60 डिग्री, ये वृक्ष का लंबाई को हमने h मान लिया। यहाँ से यहाँ की दूरी हमें क्या दे दिया है 5√3 मीटर पेड़ के पास से जो दूरी दिया है और यहाँ से 60 डिग्री। जब ये क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, हमको h निकालना है और कहाँ से निकालना है, यहाँ से। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अगर हम tan 60 डिग्री यहाँ से लगाएं तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब क्या हो गया h हो गया और आधार क्या हो गया 5√3। अब h का वैल्यू हमको निकालना है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो h बट्टा 5√3। तो h निकालना है तो 5√3 कहाँ चला जाएगा, जाके गुना हो जाएगा। 5√3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और √3 का √3 से गुना करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 5 × 15 मीटर। यानी कि इस पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 27% का लाभ हुआ, तो उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा था। देखिए इस तरह के प्रश्न पे ना हम एलिगेशन इजीली लगा देंगे। ठीक है, पहले एलिगेशन लगाते हैं, 23% पे बेचा, दूसरा 33% पे बेचा। ठीक है, और इसको ओवरऑल कितना फायदा हुआ, तो 27% का फायदा हुआ। ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे, 27 में से 23 गया 4 और 33 में से 27 गया 6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6। ये किस अनुपात में आ गए 3:2 में। ठीक है, लेकिन उसके पास गेहूं की बात की गई है, 22 क्विंटल गेहूं है। एक क्विंटल की बात करें तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। क्या होता है 100 किलोग्राम होता है। तो उसके पास अगर 22 क्विंटल है, यानी कि उसके पास 2200 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि टोटल किस अनुपात में है, तो टोटल 5 अनुपात में है। 3:23% वाला पे बेचा है और 33% वाला पे 2 अनुपात है। तो 2200 पे टोटल 2200 है, तो 5 अनुपात से भाग देंगे तो 5 के 20 यानी कि 400। एक अनुपात की अगर हम बात करें तो 440 kg है, तो 33% वाला कितना अनुपात है 2 अनुपात है, तो 2 × 440 कर देंगे तो 44 दूना 88, यानी 880 किलोग्राम गेहूँ बेचा है। यानी कि कितना पे बेचा है 880 किलोग्राम। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यही है कि 22 क्विंटल को आपको दिमाग में डालना है। एक क्विंटल में कितना होता है 100 किलोग्राम होता है, तो 22 क्विंटल में कितना हो जाएगा 2200 किलोग्राम। अब एक अनुपात की अगर हम बात करें तो एक अनुपात में 440 किलोग्राम होगा, तो 2 अनुपात में 880 किलोग्राम होगा। ये चीज़ ये क्या है अनुपात है, ये टोटल अनुपात की अगर बात करें तो किस अनुपात में है 3:2, यानी कि टोटल कितना अनुपात में है 5 अनुपात में है। तो कंसेप्ट आपका यही आता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये चीज़ और ये चीज़ जो है 22 क्विंटल ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है
कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, मान लीजिए ये लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि इसका जो ऊंचाई है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है। एज कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और उसके आधार की परिधि जो है, इस आधार की परिधि कितना है, 66 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, आयतन, यानी परिधि बराबर क्या होता है, परिधि क्या होता है, बेलन का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। लेकिन परिधि हमारे पास कितना दिया है, परिधि हमारे पास दे दिया है 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ से r हम निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 66/2π। अब पाई को हम क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। तो 2 गुना 22/7 लिखेंगे। तो ये 7 को हम कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ से हमने 7 को कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया। अब देखिए 22 तिया 66, ये क्या हो जाएगा, 70 के 21/2। अब इस r को हमने 21/2 ही रहने दिया। अब हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 है और r आपके पास है 21/2। तो इसे हम 2 बार लिख दिए, 21/2 गुना 21/2। और h हमारे पास दिया है 40 सेंटीमीटर, इस बेलन का ऊंचाई है, यहाँ लिख दिए 40। अब 2 दूना 4 से कट जाएगा 40, 10 बार में, 7 तिरिका 21, 3 बार में। अब 22 तिया 66, 22 तिया 66, 66 दहा 660 गुना 21। अब गुना करेंगे 760 गुना 21 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ गुना कर लेते हैं 21 से। ये हो गया 66, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 छक 12 1, 13। ये हो गया 6 2 8 13, यानी 13,860 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13,860 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, इस संपूर्ण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR ये संपूर्ण त्रिभुज है, का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो। यानी यहाँ से इस पे डाले गए लंब की लंबाई, जब यहाँ से समकोण से कर्ण पे लंब डाला जाता है तो ये भी यहाँ पे क्या बनाता है, दोनों तरफ समकोण बनाता है। अब एक लंबाई हमसे पूछा गया है, बोला गया है कि भुजा की एक लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। हमने मान लिया आधार को ही 5 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। हमने आधार को 5 सेंटीमीटर मान लिया। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले अगर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 ये आधार गुना ऊंचाई, यानी कि आधार गुना ऊंचाई को हम PQ लिख देते हैं, ठीक है। यानी PQ की लंबाई, आधार गुना ऊंचाई लिखते हैं, उसके बाद आने वाले में PQ लिखते हैं। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। 30 बराबर 1/2 आधार कितना हो गया, 5 हो गया। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई PQ है, PQ हमसे निकालना है। ये क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 6 दूना 12, यानी PQ का लंबाई हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। PQ अगर 12 सेंटीमीटर आ गया तो ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट 5 हो 12 हो, अगर लंबाई या आधार 5 हो और ऊंचाई 12 हो तो कर्ण क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 12 13। अगर आप कर्ण भी निकालेंगे तो कर्ण कैसे निकालते हैं, अगर ये PR² अगर हम निकालें तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही करके निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर निकालना है तो
ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 144 और 25 169। तो यहाँ से अगर पी आर निकालेंगे तो अंडर रूट 169 यानी कि 13, यानी कि पी आर का मान क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है ये क्यू पी क्यू आर, इसको एस कर देते हैं, यानी क्यू एस का मान हमको निकालना है। क्यू एस का मान हमको पूछा गया। देखिए क्या होता है, अगर संपूर्ण से कर्ण पे अगर लंब डाला जाता है तो इसका ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं, ये जो ऊंचाई निकालते हैं इसे हम ऊंचाई कहते हैं। मान लीजिए इसे हमने एच मान लिया, तो ये क्या होता है 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल बट्टा आधार, यही होता है। क्या होता है 2 गुना क्षेत्रफल बट्टा आधार होता है। अब इस क्यू एस का आधार कौन होगा, ये होगा क्यू एस का जो आधार होगा ये होगा पी आर होगा। आधार क्या होगा पी आर होगा। तो 2 गुना क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 30 और आधार हमारा क्या आ जाएगा 13, यानी कि 30 गुना 60 बट्टा 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 60 बट्टा 13 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक ताश की गड्डी में से एक लाल पन्ना निकालने की प्रायिकता क्या हो। देखिए ताश के पत्ती में, ताश की जो पत्ती होती है, ताश की पत्ती की कुल संख्या कितनी होती है 52 होती है। ताश आप लोग खेलते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ताश की पत्ती में टोटल पत्ती की संख्या 52 होती है। अगर लाल पत्ती की बात की जाए, लाल पत्ती की बात की जाए तो कितना होता है 26 होता है। तो अब देखिए टोटल कितना होता है 52, ताश की पत्ती और लाल पत्ती कितना होती है 26। तो 26C1 निकालने की प्रायिकता 52C1 से निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 बट्टा 52, यानी कि 26 दूना 52, प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 बट्टा 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है ए कार्य करने में बी से दुगना कुशल है और बी कार्य करने में सी से दुगना कुशल है। अब देखिए इन दोनों का अनुपात निकाला जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी। कह रहा है कि ए कार्य करने में बी से दुगना है और बी कार्य करने में सी से दुगना है। अगर सी एक काम करता है तो सी से दुगना क्या है बी है, तो बी कितना काम करेगा 2 काम करेगा। और ए कार्य करने में बी से दुगना है तो बी से दुगना है तो इसका कार्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि इन सभी का एफिशिएंसी है 4:2:1 में ये कार्य करने का इन लोगों का क्षमता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए ए और बी का क्षमता कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षमता कितना है, यानी कि एक दिन में ये 6 काम करेंगे। एक दिन में ए बी 6 काम करेगा। अगर ए प्लस बी 4 दिन काम किया है तो 6 काम के हिसाब से कितना काम किया है, यानी कि 24 काम के। बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कहना है कि अगर ए बी 4 दिन तक काम किया है, इसका मतलब है कि 4 × 2 = 6 गो एफिशिएंसी से काम किया है 4 दिन, तो टोटल काम कितना किया है 24 काम किया है। अब सी को बोल दिया जाए भाई तुम काम करो, तो 24 काम सी कितना दिन में करेगा, एक के एफिशिएंसी से 24 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, तो सी 24 काम 24 दिन में करेगा, क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी है कार्य करने की क्षमता है, एक दिन में एक काम करता है तो 24 दिन में 24 काम करेगा। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 24 दिन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन क्या हो जाएगा। क्या दिया है 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन क्या हो जाएगा। देखिए मीन माध्य, बहुलक, माध्यिका, विचलन, प्रसरण, सब पे मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ बना दिया है।
अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप उसको देखिए। उसमें जितना भी इस टाइप का प्रश्न है उस सबको मैंने कलेक्ट करके एक जगह कर दिया है, पूरा थ्योरी प्लस कंसेप्ट उसमें सारा चीज़ है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए इस तरह के जब हमसे पूछा गया है कि मानक विचलन क्या हो गया, मानक विचलन क्या होगा, एक समूह दिया है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माध्य। और माध्य क्या होता है, माध्य होता है दी गई सभी संख्याओं का योग बट्टे में जितना संख्या वही होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, यही होता है। इसको यहाँ लिख देते हैं, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, यानी जितना संख्या दिया है सभी संख्या, यही होता है। तो दी गई संख्या क्या है, 10, 11, 9, 11, 9, ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या 5 है। तो 10 और 9 19, 19 से 20 10 30, 30 और 20 50 बट्टा 5, यानी कि माध्य क्या आ गया, 10। जब माध्य हमारे पास 10 आ गया तो प्रसरण हम कैसे निकालते हैं, प्रसरण हम निकालते हैं माध्य में से दी गई संख्या को माइनस करके स्क्वायर करते हैं और फिर सभी संख्या जितना संख्या होता है उससे भाग देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 यानी 0 का स्क्वायर, 10 माइनस 11 यानी -1 का स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 9 यानी 1 का स्क्वायर, 10 माइनस 11 यानी -1 का स्क्वायर, और 10 माइनस 9 यानी 1 का स्क्वायर, और दी गई संख्या क्या है, 5 है। ये कितना हो जाएगा, 1, 1 2, 3, 1 4, यानी कि 4 बट्टा 5। अब प्रसरण हमारे पास 4 बट्टा 5 आ गया। तो हम जानते हैं कि मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर क्या होता है, मोड ऑफ अंडर रूट प्रसरण, यही होता है। इसमें से प्लस माइनस बाहर नहीं आएगा, इस रूट से प्लस माइनस बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया रहता है प्लस माइनस करके भी आंसर दिया रहता है, तो नहीं, इसमें से इस मोड का मतलब है कि जो भी निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये रेलवे ग्रुप डी में या ग्रुप डी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंडर रूट प्रसरण ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ अंडर रूट 4 बट्टा 5, ये क्या हो जाएगा, रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बट्टा रूट 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि मानक विचलन हमारा 2 बट्टा रूट 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 बट्टा रूट 5, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने माध्यिका बहुलक पे वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके जरूर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि यदि किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो उस धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, जब भी 2 साल की बात की जाए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बात की जाए तो CI बराबर SI इंटू 1 प्लस R बट्टा 200 लगा दीजिए। क्या कीजिए, CI बराबर SI इंटू 1 प्लस R बट्टा 200 फॉर्मूला लगाइए। SI कितना दिया है, 800 रुपया दिया है, तो 800 इंटू 1 प्लस R दिया है 8% बट्टा 200, बस काट 4 दूनी 8, 4 से कट 4 5 20 50, 2 से कट जाएगा 25 बार में, यानी 25 से कम 25, 800 इंटू 1 प्लस 1 बट्टा 25, यानी कि हो जाएगा 800 गुना 25 एकम 25 एक 26 बट्टा 25, ये कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 32 बार में, कितना बार में कट जाएगा, 32 बार में कट, सॉरी 32 बार में नहीं कटेगा, ये आपका 8 बार में कट जाएगा। 25 से 800 कितना, 25 दिया 75,
25 तियाँ 75, यहाँ से 5 25, हाँ 32 बार में कटेगा, तो 32 बार में कट गया, तो 32 गुना 26 हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 और 26 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 18 1 19, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 2 6 2 8, यानी कि 832 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 832 रुपया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 से 70 के बीच में, 69 से 70 के बीच में ये आकृति का एक प्रश्न है, उसका अध्ययन उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से क्या अनुपात है। यानी जो त्रिभुज में है, जो त्रिभुज में है वो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। जो आयत में है यानी रेक्टेंगल में है वो क्या खेलते हैं, वो हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं। और जो सर्कल में है वो चेस प्लेयर हैं। अब हमसे पूछा गया है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों के अनुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हॉकी के खिलाड़ी कितने हैं। तो जब हॉकी के खिलाड़ी यानी कि जो भी आयत में है वही हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो जो आयत में है तो कौन कौन आयत में है, तो 2 है, 5 है, 3 है, प्लस 15 है, प्लस 20 है। 2 3 5 15 20 ये आयत में है। इन सभी को जोड़ देंगे, 5 2 7 3 10 20 10 30 और 15 यानी कि 45 हॉकी प्लेयर हैं। दूसरा कह रहा है कि शतरंज यानी कि चेस प्लेयर का क्या होगा। तो चेस प्लेयर यानी कि जो सर्कल में है, जो भी सर्कल में है वो चेस प्लेयर हैं। तो कौन कौन है, यहाँ से 2 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 3, यानी कि ये सभी जो हैं ये चेस प्लेयर हैं। तो इनको जोड़ देंगे, 13 2 15 15 4 19 19 और 11 30 30 15 45 45 6 45 6 51 51 और 14 65 65 और 15 65 15 80, यानी कि 80 प्लेयर किसके हो गए, चेस के। तो हॉकी और चेस का जो अनुपात हो जाएगा, हॉकी और चेस का अनुपात होगा 45 अनुपात 80 होगा। इसको काट देंगे तो 15 और 45, 5 से कट जाएगा 16, यानी कि ये 9 अनुपात 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 9 अनुपात 16 नहीं दिया है, 9 अनुपात 18 दिया है, लेकिन इसका आंसर 9 अनुपात 16 ही आंसर इसका होगा, क्योंकि डायग्राम से हम चलेंगे तो इसका आंसर 9 अनुपात 16 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है ये 69 नंबर क्वेश्चन था। अब 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 70 नंबर यहाँ कर देते हैं। ठीक है, 70 नंबर हम यहाँ कर देते हैं। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। वो टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी का नहीं है, यानी कि टेनिस खिलाड़ी किसमें है, सिर्फ जितने भी त्रिभुज के अंदर हैं वही टेनिस खिलाड़ी हैं। तो त्रिभुज के अंदर कौन कौन है, तो 5 प्लस 11 प्लस 14 प्लस ये आपका कौन है 5, ये 5 है। इन सभी का संख्या क्या हो जाएगा, 11 5 16, 16 14 30 और 30 5 35, यानी कि टेनिस खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।